मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान साहब। बाजोड़ में उस वक्त की सूरत हाल किया थी। यहाँ पर टनल्स बनाए थे, अफगानिस्तान का झंडा यहाँ पर लहराता था, अफगानिस्तान का कमांडर यहाँ पर बैठा हुआ था, अफगानिस्तान की करेंसी इस्तेमाल हो रही, पाकिस्तान की हुकूमत का रेट बिल्कुल खत्म हो गया था। जब आप एक ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पर कंट्रोल तालिबान का हो, जहाँ पर करेंसी अफगान की चल रही हो, जहाँ पर कमांड अफगानिस्तान से किया जा रहा है, मुश्किल होता है। ये मुश्किल होता है, इसकी वजह अनकन्वेंशनल किस्म की जंग है। फौजी ऑपरेशन का जब आगाज किया गया, उस सूरत हाल को मैं जरा जानना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या थी। जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, सबसे पहले हमने लोइसम को पकड़ना। लोइसम में आपने देखा है वो जो किला बना है, वो किस्म की तो अब हालत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी साल बनानी। जब आप लोग ऑपरेशन कर रहे थे, अवाम के क्या तासुरात थे? डमाडोला के पास वहाँ पर जब बहुत लड़ाई हो रही थी तो एक बूढ़ा सा आदमी था, नीली आंखें थी, चरपाई पर बैठा होता और बहुत गोला बारूद चल रहा था। तो मैं उसके पास गया, उसके साथ बैठा, मैं वैसे उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहता था बिना निश्ता तुम्हारे में खून नहीं है। उसने मुझे यहाँ से उसने पकड़ा, उसने कहा पहले की तरह। जंग लड़ते हुए कभी आपने फील किया कि यार ये बस आखिरी वक्त है? जब हमारी उम्र कम होती थी तो खौफ होता था। खासकर कबायली इलाक़ात में आपको क्यों भेजा गया? खास तौर पर मैं क्या कहूँ, शायद वो सोच रहे थे कि मैं इन इलाकों में रहता रहूँ। जो मशरान थे बाजोड़ के और दीर के और ममान के, ये खानदान के तौर पर मुझे जानते थे। ये बताइए कि इस जंग में अमेरिका का किरदार था? हमने कभी पैसे नहीं लिए। जंग ज्यादा हथियारों से लड़ी जाती है या फिर दिमाग से? लेकिन दिमाग विदाउट हथियार इज नो नथिंग, तो दोनों को एक साथ। अभी कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन इलाकों को? जिस तरीके से जम की है फाटा को, उसको मैं मानता नहीं हूँ। ये पीटीएम जैसी तहरीक क्यों बनती है? हमारे काम इस तरह है। इतने जल्दी से क्यों किया? किसके मफादात हो सकते हैं इसमें? पोलिटिसाइज, पोलिटिकल, एक हर चीज को हम पोलिटिसाइज करते हैं। फाटा को एक अलग सूबा होना चाहिए था या फिर? अभी जब लोगों से बात करें वो कहते हैं देखें हर। सबसे ज्यादा किस जंग को आपने एंजॉय किया? एंजॉय तो कोई नहीं करता जंग। थैंक यू सो मच जनरल साहब। यू वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नोमान खान एंड यू आर वाचिंग 121 ओनली ऑन पाक अफेयर्स। मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान साहब, जो कि बाजोड़ में इन्होंने ऑपरेशन शेरदल कमांड किया था। गोल्फ में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। साउथ वज़ीरिस्तान में भी कुछ इनके कंट्रीब्यूशन है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और ख़ासकर हमारा जो टीम होगा डिस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्शन एंड बाजोड़ में कैसे जंग का आगाज़ हुआ, किस तरीके से हुआ, वो तमाम डिटेल्स हम जनरल साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। और हम आगाज़ करेंगे एक तो बाजोड़ में उस वक्त की सूरत हाल किया थी जब आप वहाँ पर पहुँचे और आपने या पाकिस्तान आर्मी ने फ़ैसला किया कि यहाँ पर अब ऑपरेशन करना ज़रूरी है। उससे पहले के क्या हालात थे वहाँ पे? मेरे वहाँ पर पहुँचने के बाद तो फैसला नहीं हुआ था। फैसला तो पहले हुआ था और फिर मैं वहाँ पर पहुँचा था जी देखने के लिए। लेकिन बाजोड़ में ये कोई नई चीज़ नहीं थी। बाजोड़ में 1960 में एयरफोर्स ने वहाँ पर हमला किया था, पीएफ ने, जब अफ़गानिस्तान से लोग आए थे। और ये एक रास्ता है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और मलाकंड डिवीज़न में, जो कि अलेक्जेंडर के ज़माने से चल रहा है। अच्छा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक तसादम हुआ था और उसमें मेरे जो चाचा थे नवाबदादा रहमत ख़ान, उन्होंने वहाँ पर स्टार फाइटर के साथ बॉम्बिंग की थी 1960 में। तो ये तो सिलसिला उस ज़माने से यहाँ पर टेंशन होता रहा है। ये एक मिलियन यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन है और 72 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है, 50 किलोमीटर इसका डेप्थ है। छोटा सा एक इलाका है, लेकिन इसकी लोकेशन ऐसे है कि ये एक फुलक्रम बन जाता है अफ़गानिस्तान, मलाकंड डिवीज़न और पाकिस्तान सेटल एरिया के दरमियान। लिहाजा यहाँ पर मसले मसाइल तो थे। इस इलाके को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर टनल्स बनाए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था सोवियत यूनियन से जंग करने के लिए। और जब सोवियत यूनियन यहाँ पर चला गया, लोग बैठे रहे और जब तालिबान मूवमेंट शुरू हुई तो उन्होंने इसको अपना हेडक्वार्टर बना दिया खार में। अफ़गानिस्तान का झंडा यहाँ पर लहराता था, अफ़गानिस्तान का कमांडर यहाँ पर बैठा हुआ था, अफ़गानिस्तान के रेवेन्यू यहाँ से जाता था अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान की करेंसी इस्तेमाल हो रही थी। इसके रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं जो अफ़गान कमांडर देता था। जो यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत का रेट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जो थोड़ा बहुत था उस वक़्त वो सिर्फ खार फोर्ट में, पीए का दफ्तर और खार फोर्ट के अंदर कुछ हुकूमत के लोग मौजूद थे, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो ये हालात थे जिसमें
रास्ता कोई नहीं था आने का, तो हेलीकॉप्टर से फोर्ट में मैंने लैंड किया था और वहाँ से फिर कार्रवाई शुरू हुई। अच्छा, जब ये कार्रवाई शुरू हुई, ज़ाहिर है जब आप एक ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पर कंट्रोल तालिबान का हो, जहाँ पर करेंसी अफगान की चल रही हो, जहाँ पर कमांड अफगानिस्तान से किया जा रहा हो, कितना मुश्किल होता है ये? मुश्किल होता है। इसकी वजह यह है कि एक अनकन्वेंशनल किस्म की जंग है। कन्वेंशनल जंग में आप जानते हैं दुश्मन किधर है और उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको पहचानना बहुत आसान है। यहाँ पर दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, उससे डील करना बहुत आसान है जब आप पहचान लेते हैं। लेकिन पहचानना, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो कहाँ पर है, लोगों में भी शामिल होता है, शहरों में भी शामिल होता है, सड़कों पर भी शामिल होता है, आपको नहीं पता कहाँ पर है। तो वो आपकी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छा होना चाहिए इस किस्म के माहौल में, तो मुश्किल तो होता ही है। जब तालिबान वहाँ पर राज करते थे और आपको भी मालूम है कि कंट्रोल सब उनका था, ऐसे में फ़ौजी ऑपरेशन का जब आगाज़ किया गया, उस सूरत हाल को मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी बेसिकली क्या थी? ये पहली बात ये कि तालिबान सिर्फ हमारे लोकल नहीं थे, उसमें वहाँ पर अरबी भी थे, मिस्र के लोग भी थे, चेचन भी थे, ताजिक भी थे, उज़्बेक भी थे। जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि सबसे पहले हमने लोइसम को पकड़ना था। लोइसम वो एक क्रॉसिंग थी जो हर एक जगह को कनेक्ट करती थी। लोइसम और खार की लाइन को जोड़ने के बाद और उसको सिक्योर करने के बाद फिर नवा पास और नवा गई उसको सिक्योर करना था, और दूसरे साइड से बिन शई को। तो इसमें फिर अफ़गानिस्तान का कांटेक्ट हमने तोड़वाना था और उसके साथ जो रास्ते थे वो बंद करने थे, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर क्लियर करते हैं। और मेरा ख्याल में आहिस्ते थे, ऑपरेशन स्लो थे, इसलिए पहाड़ी इलाका था, आप लोग जानते हैं। अगर वो खुला इलाका था तो फिर हम तेज़ी से ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन चूँकि पहाड़ी था, ऑपरेशन स्लो थे, तो 9 महीने में हमें लगे थे क्लियर करने में। लेकिन आपको पता है वहाँ पर 8 तहसीलें हैं, तो उनको एक एक करके हमने क्लियर किया था। 8 तहसीलों को एक एक करके? हाँ। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर इस किस्म के ऑपरेशन में, और जहाँ पर मैं, और टोटल 7 एजेंसीज़ हैं, 7 एजेंसीज़ में 6 मैंने क्लियर किए हैं। तो इसके अंदर मुझे बिल्कुल क्लियर था कि हम सिर्फ क्लियर कर सकते हैं, हम वहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकते, ना हम उधर एडमिनिस्ट्रेशन बैठा सकते, वो लोगों का काम है। तो लोग हमारे साथ मिल गए थे, और उसके बाद मेरे पास वीडियोज़ भी हैं। तो जैसे हम किसी इलाके को क्लियर करते थे तो हम लोगों के हवाले करते थे, पर लोग वहाँ पर उनको वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते थे, विलेज डिफेंस बनाते थे, उसको सिक्योर करते थे, मशरान हमारे से इन कांटेक्ट थे। तो मेरा ख्याल में, और उसका नतीजा ये है कि बजौड़ एक एजेंसी है जिसके अंदर बिल्कुल इस वक्त सिक्योरिटी कन्फर्म्ड है, लोगों के हाथ में। लोगों के हाथ में। उस वक्त जब आप लोग ऑपरेशन कर रहे थे, आवाम के क्या तासुरात थे? चूँकि ज़्यादातर आवाम तो वहाँ से निकल आई थी, लेकिन ऑपरेशन से कबल कैसे वो निकाले गए थे, और उस वक्त की ज़रा अगर आपके कुछ मेमोरीज हो आवाम का, खास पब्लिक का। डमाडोला के पास वहाँ पर जब बहुत लड़ाई हो रही थी तो एक बूढ़ा सा आदमी था, नीली आंखें थी, चरपाई पर बैठा होता और बहुत गोला बारूद चल रहा था। तो मैं उसके पास गया, उसके साथ बैठा, मैं वैसे ही उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहता था बिना निश्ता, तुम्हारे में खून नहीं है? हाँ। तुम लोग इधर बैठे हो, यहाँ पर इनको इजाज़त दी है, तुम्हारे बच्चों को उठाए, तुम्हारे से उन्होंने ज़बरदस्ती पैसे लिए हैं, गाड़ी रिसोर्सेज लिए हैं। तो वो खड़े होकर उसने मुझे यहाँ से उसने पकड़ा, उसने कहा पहले किधर थे? उससे मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बताया था कि इसने इसके अंदर एक इतनी बड़ी बात कर दी है कि तुमने हमको अकेले क्यों छोड़ा, यहाँ पर हुकूमत थी नहीं यहाँ पर, और छोड़ दिया लोगों को, जो मर्ज़ी कोई करे यहाँ पर, उज़्बेक हो या चेचन हो या कोई मिस्री हो, वो अपनी हुकूमत चलाए, और अपनी हुकूमत थी नहीं वहाँ। उसके नतीजे में मैंने वहाँ पर 60 फोर्ट्स बनाए थे, ममंद और धीर और बाजौड़ में 60 फोर्ट्स बनाए थे, और उनकी ऊंचाई देखें 16,000 फुट के ऊपर और 15,000 फुट के ऊपर हमने बनाए थे बर्फ़ के अंदर। लेकिन उस वक़्त हमने फैसला किया इलाके को कभी छोड़ेंगे नहीं, तो ना हमने उस इलाके को छोड़ा अभी तक उसमें। जैसे सब लोइसम में आपने देखा है वो जो किला बनाया, वो किला बनाया, लेकिन लोइसम की तो अब हालत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। पहले एक बाजार हुआ करता था, और जाहिर है हमने मिसाल बनानी थी।
ओके, और जाहिर है वो रास्ता भी जब चारमंग की तरफ जाते हैं और चारमंग उस हवाले से उस रास्ते के सेंटर में मैंने कहा था किला बनेगा। अच्छा, वहाँ पर करना अभी तक वो कायम है उसमें। अच्छा जन साहब, एक वॉरियर का जज्बा मैं जानना चाहता हूँ, बीइंग आर्मी वॉरियर, क्या कभी ज़िंदगी में या जंग लड़ते हुए कभी आपने फील किया कि यार ये बस आखिरी वक्त है? पहली बात ये है कि ये बाजौड़ में कोई पहली दफ़ा जंग नहीं मैंने देखी। मैं तो गल्फ़ वॉर में भी था, उससे पहले भी था, वहाँ बलूचिस्तान में भी काफ़ी वहाँ पर गिरदी जंगल और इन किस्म के इलाकों में ऑपरेशन होते रहे, ड्रग्स वाले, नारकोटिक्स के और दूसरे। जब हमारी उम्र कम होती थी तो खौफ होता था, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आदत बढ़ती गई तो हमारे पास वक्त नहीं होता था डरने के लिए तो इतना काम करना पड़ता है। वो बाद में जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता था तो हम कहते थे कि यार ये कहाँ से निकल कर गुजर गए हम। तो नहीं, इतना होता नहीं। इंसान जब सही ट्रेनिंग करे, अपने जवानों के साथ हो, खौफ तो सरों को लगता है, वो तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसको खौफ नहीं लगेगा। उस खौफ को कंट्रोल कैसे करते हैं वो असल में मेन चीज़ होती है। जंग ज़्यादा हथियारों से लड़ी जाती है या फिर दिमाग से भी? दोनों से, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर अंदाज़, तरीका, रूप वो चेंज होता रहता है कंडीशंस को देखते हुए। कोई भी मंसूबा जो उनसे है वो उस हद तक सिर्फ कामयाब होता है जब तक आप दुश्मन से कांटेक्ट नहीं करते। जो ही कांटेक्ट हो जाता है मंसूबा फेल हो जाता है। आपको नए मंसूबे उधर ही बनाने पड़ते हैं और उसी वक्त पर बनाने पड़ते हैं, वक्ती तौर पर बनाने पड़ते हैं, स्पॉन्टेनियसली बनाने पड़ते हैं। तो इससे दिमाग तो इस्तेमाल होता है, लेकिन दिमाग विदाउट हथियार इज़ नो नथिंग। तो दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। खासकर कबायली इलाक़ात में आपको क्यों भेजा गया? इस इलाके से पहले तो मैं टांग पे था ना, 14 डिवीज़न में। 14 डिवीज़न ने क्लियर किया था, जंडोला तक, बन्नू का इलाका क्लियर किया था, वगैरह वगैरह। ख़ास तौर पर मैं क्या कहूँ, शायद वो सोचे थे कि मैं इन इलाकों में रहता रहा हूँ, यहाँ पर पैदा हुआ था, इधर शायद लोगों को जानता हूँ। और मुझे पता है कि वहाँ के जो मशरान थे, बाजौड़ के और दीर के और ममंद के, ये ख़ानदान के तौर पर मुझे जानते थे। तो इनसे बातचीत करना बहुत आसान था। और ये लोगों को बहुत गलत फहमी है यहाँ पर ज़्यादातर पंजाब में वगैरह कि ये हमारी जंग नहीं थी, ये हमारी जंग थी, ये हमारे लोग थे, ये हमारे लोगों को हमने आज़ाद करना था इनके हाथों से। तो ये यहाँ के जो कबाइल थे वो तो नहीं लड़ रहे थे, उन्हीं को तो हमने आज़ाद करना था यहाँ से। तो ये अगर मशरान के साथ आप बैठें तो कुछ कहानी और है। उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, उनको रिसोर्स नहीं मिल रहे थे, और उनको उनके ऊपर ये तालिबान यहाँ पर जो हावी हो गए थे और कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा था। शायद इस वजह से मुझे भेजा था वहाँ। बाजौड़ जंग का दौरानिया कितना था ऑफिशियल, अगर दौरानिया की बात की जाए? कि 2008 में आप समझ लें, जो कनेटिक जिसको कहते हैं, लड़ाई शुरू हुई थी लोहिसम से, और 9 महीने के बाद हमने डिक्लेयर किया था कि बाजौड़ क्लियर है, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी चलती रही। तो असल में उसकी जो सर्टिफाइड क्लियरेंस थी वो 2010 में हुई थी। 2000। इसमें आपको कोई फिगर याद है कि कितने हमारे फौजी जवान उसमें शहीद हुए थे और कितने दहशतगर्दों को मारा गया? हमारे फौजी जवान और FC के जवान टोटल जो से थे वो कोई तकरीबन 150 थे, और हम समझते हैं कि हमारे हिसाब के मुताबिक 2000 से ज़्यादा थे मिलिट्री। ये बताइए कि इस जंग में अमेरिका का किरदार था? अमेरिका का किरदार ये था, जो मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, वो हर ऑपरेशन के बाद रिसोर्सेज हमको मिलते थे थ्रू, हमने कभी पैसे नहीं लिए। ये जो हमें कहते थे कि हम आपको असिस्ट करेंगे, हम कहते थे इन काइंड। अगर हमें बिल्डिंग चाहिए तो आप खुद ठेकेदार लाएं, खुद ही ठेकेदार को पैसे दें, हम आपसे डील नहीं करेंगे, लेकिन जो लोगों की ज़रूरत है वो आप पूरी करें। और हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उसके दौरान रेमंड डेविड केस हुआ था, उसके बिल्कुल उसके बाद, और रेमंड डेविड की वजह से अमेरिकनों को बाहर निकाला गया था सारा। तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया था, नहीं तो हम कबायली इलाके में बहुत पैसा खर्च करने वाले थे। तालिबान में सबसे ख़तरनाक कमांडेंट आप किसको समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक था और जिसके ख़िलाफ़ आप लोगों ने कोई हिकमत अमली बनाई कि इसको हमने किसी तरीके से मार नहीं मारना? देखिए, मैं फील्ड आर्मी कमांड कर रहा था। फील्ड आर्मी कभी किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं जाती, इसलिए कि वो तो फिर हर झाड़ी के अंदर बेनेट मार रहे होंगे
और ढूंढ रहे होंगे और अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे। जो इंडिविजुअल्स को स्ट्राइक करते हैं या उनके पीछे जाते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी जाती है, फील्ड आर्मी नहीं जाती। हमारे लिए कोई कमांडर ख़तरनाक नहीं था, बस एक क्रिमिनल था जिसको अगर हमारे सामने आ जाता तो हम उसको उड़ा देते थे, नहीं तो उसके पीछे हम नहीं जाते थे कभी कि हमने उसके पीछे ऑपरेशन माउंट करना है। हम जो इलाका था उसको क्लियर करते थे, और अगर जो उसमें आ जाता था, अगर मारा गया मारते थे, नहीं तो उनको कैप्चर कर लेते थे। अभी कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन इलाकों को? अगर मैं अभी इनको डिस्क्राइब करूंगा, एक जो वहाँ पर हमने ऑपरेट किया बुनेर में, ममान में, दीर में, साउथ वजीरिस्तान के अंदर, खैबर एजेंसी के अंदर, औरगज़ई में, पराचनार वगैरह के ये जितने भी इलाके हैं, कुरम एजेंसी वगैरह में, इसका हमने फ़ायदा नहीं उठाया और इसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हमने नहीं किया। पहली बात ये कि जिस तरीके से जम किया फाटा को, उसको मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि करेक्ट प्रोसीजर है। लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं है और ये कूद पड़े इसके अंदर। पहले तो हमको ये एग्जामिन करना चाहिए कि मलाकान डिवीज़न को हमने क्या किया है। चित्राल जिसकी जोग्राफ़ी कुछ और है, ज़बान कुछ और है और आइडियोलॉजी कुछ और है, उसको भी हमने मलाकान डिवीज़न में डाल दिया, जो कि अभी टनल की वजह से मिल गया, नहीं तो पहले तो वो उसके साथ जुड़ा ही नहीं था। जो टनल से पहले तो बहुत मुश्किल था उधर जाना। तो ये किसने किया था? ये मलाकान डिवीज़न में, जहाँ पर पीए को हमने सेटल्ड एरिया में बिठाया हुआ है और डीसी को ट्राइबल एरिया में बिठाया हुआ है। तो ये कोई सोच रहा ही नहीं है कि ये पहले हमने कौन से यहाँ पर अच्छे काम किए हुए हैं। पूरा का पूरा मलाकान डिवीज़न हमने सूफी मोहम्मद के हवाले कर दिया और वहाँ से हट गए और कहा अपना आइन लगाओ। तो इसको तो पहले स्टडी करें कि यहाँ पर क्या किया आपने, इससे पहले कि आप फाटा को भी दम करना शुरू कर दें। अब फाटा में अगर दम करना था, उसकी वजह भी लोग कहते हैं जी एफसीआर को ख़त्म करना। ये जंग एफसीआर की तो हुई नहीं थी, एफसीआर तो बात की बात है, ये जंग तो किसी और वजह से हुई थी। दूसरी बात ये एफसीआर है क्या? एफसीआर सेटल्ड एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं ट्राइबल एरिया से। जिस लॉ की ये बात कर रहे हैं वो जिरगा लॉ है। जिरगा लॉ किसी को पता ही नहीं है क्या चीज़ है, ना नेट के ऊपर है, वो एक किताब है, उसके मुताबिक चलते हैं। और जिरगा लॉ कौन बनाता है? मशरान बनाते हैं, ये हुकूमत तो नहीं बनाती। तो किस चीज़ से बचा रहे हैं लोगों को? लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहता कि फाटा को ट्राइबल एरिया में ही रहना था, इसको सेटल तो करना था किसी वक्त। और ये तो कायदे आज़म ने सैफ्रॉन मिनिस्ट्री को उस वक्त बनाया था कि ये जी आहिस्ता आहिस्ता करें। उन्होंने कोई काम नहीं किया करप्शन की वजह से। करप्ट लोग हैं, हम हैं ही ऐसे, हुकूमत में ही ऐसे हैं। पाटा और फाटा में हमको फ़र्क नहीं पता कि क्या चीज़ है। तो मैं जो उस वक्त भी कह रहा था और सेमिनार भी हुए थे, पेशावर में भी बातचीत हुई थी कि फाटा से पहले आप रेफरेंडम करवाएं कि ये निज़ाम को हटाना चाहते हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि सारे कहते हैं कि इसको हटाएं, एफसीआर और जिरगा लॉ ख़त्म करें और हमको नॉर्मल लॉ दें। और दूसरा सवाल ये है कि आप अलहदा एक सूबा बनाना चाहते हैं कि आप जम होना चाहते हैं केपी में जी। अब जब सारे लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि सूबों को छोटा करें, हज़ारा डिवीज़न भी बनाएं, पंजाब को भी 2 हिस्से में करें, तो हमने एक और भी बड़ा कर दिया। ये उसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। लेकिन सबसे जो बुनियादी चीज़ है, गलत जो काम हुआ, हमारा जो ड्यूरन लाइन का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, ये अभी तक सेटल नहीं है उनके साथ। तो हमने जब जम किया इसको अपने साथ, तो एक प्रोविंस का बॉर्डर ही सेटल नहीं है अभी। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो मैं हमेशा कहता था कि आप एक 7 ईयर या 5 ईयर फाइनेंशियल आउटले प्लान दें कि आप किस तरीके से फाटा को डेवलप करेंगे। रोड्स, कम्युनिकेशन, पुलिस, ये जुडिशरी किस तरीके से लगाएंगे। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन से होंगे आपके, जिसके अंदर इंडस्ट्री, मिनरल्स वगैरह ये सारे कैसे करेंगे। प्रोग्रेस आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये करें, टाइमलाइन लगाएं और उसके मुताबिक चलें। लेकिन ना वो बना, ना उन्होंने किसी से पूछा, ना उन्होंने कोई रोड शो बनाए, ना कोई जुडिशरी बनी, ना कोई पुलिस आया। तो बस वो डिस्ट्रिक्ट बन गए। लिहाजा आपके पास अभी पीटीएम है, अभी आप उसको संभालें। ये पीटीएम जिस तरह क्यों बनती है? इसलिए यही जो आपको बता रहा हूँ, हमारे काम इस तरह हैं कि अगर आप लोगों से पूछते, मशरान को बुलाते, एक कोई तरीका करते, ये मर्जर की एक सेक्रेटरीट खोल लेते गवर्नर के पास, वहाँ पर 2-2 मशरान बैठा लेते हर एजेंसी के, 14 आदमी होते, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल
एक्सपर्ट्स और लॉयर्स बैठा देते उनके साथ, ताकि वो अपना जिरगा लॉ उसके अंदर मर्ज करते और उसको आहिस्ता आहिस्ता अवॉल्व करते। तो ये कोई 3-4 साल का प्रोग्राम होता। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक दिन उठें सुबह तो आप मर्ज हो गए। इतने जल्दी से क्यों किया? किसके मफादात हो सकते हैं इसमें? पोलिटिसाइज, पोलिटिकल, एक हर चीज़ को हम पोलिटिसाइज करते हैं। इससे सियासी हम जो है ना शोहरत उठाएंगे, कुछ थोड़ा सा आपको मशहूर करेंगे। ये बहुत चीप एंटिक्स हैं और बहुत इसमें नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। जनरल साहब क्या समझते हैं कि फाटा को एक अलग सूबा होना चाहिए था या फिर मर्जर? या अभी जब लोगों से बात करें वो कहते हैं देखिए हर डिस्ट्रिक्ट जो उनसे हर एजेंसी जो उनसी है उसको अपना अफिलिएशन अपने इलाके से, जैसे हंगू का है औरंगजेब के साथ और फिर बजौड़ का उसका स्वात के साथ, तो इसलिए ये सही है। आपस में उनका कनेक्शन नहीं है। ये इतनी गलत बात है और ये गलत बात इसलिए कि उनको पता ही नहीं है। 2010 में फ्लड आया था, उस फ्लड में गिलगित पाकिस्तान से अलहदा हो गया था, बिल्कुल अलहदा हो गया था, कोई सड़क नहीं मिलती थी। 60,000 डीजल तो मैंने पहुँचाया ना, उसके साथ खाना और वगैरह। कौन से रास्ते से? ममंद, बजौड़, दीर, चित्राल टनल के थ्रू, शंदूर और गिलगित। और 2 महीने के लिए हमने गिलगित को सस्टेन किया है ट्राइबल रोड्स के ऊपर। तो कैसे कहते हैं कि ये आपस में कनेक्टिविटी नहीं है? अगर आप करना नहीं चाहें, पहले रोड नहीं बनाते और उसके बाद फिर बहाना बनाते हैं कि जी रोड नहीं है। अजीब किस्म की एक लॉजिक है। वो रोड बनाएं, ये जो उनसा पराचनार की सड़क पेशावर के साथ जो कनेक्ट होती है उसको बहाल करें। वहाँ पर एयरपोर्ट भी है, इधर बाकी जगहों पर भी एयरपोर्ट बनाएं। किसने रोका आपको? तो मैं समझता हूँ कि ये जब एक ज़माना चल रहा है छोटे सूबों की तरफ, तो यहाँ पर तो सूबा बनाना बहुत आसान था। और जिधर भी आप इसका हेडक्वार्टर बनाए, मैंने तो रेकमेंड किया था पराचनार बना दें, इसलिए कि वो सेंट्रल है और वहाँ पर शिया सुन्नी वाला मसला भी चल रहा है, तो ये सारा उसमें लोग खुश होंगे। तो सबसे ज़्यादा किस जंग को आपने इंजॉय किया था? इंजॉय तो कोई नहीं करता जंग। और पाकिस्तान में अगर अंदर आप जंग लड़ रहे हैं तो उसको अपने इलाके में जंग को आप जीत नहीं सकते। आप सिर्फ एक माहौल पैदा कर सकते हैं जिसके अंदर हुकूमत ने जीतनी होती है। और अगर हुकूमत फिर वो जीतती नहीं है तो वो फिर जंग आप हार गए। तो जंग आप हार गए। अभी आखिर में मुझे बताइए कि क्या आपके थॉट्स हैं इन इलाकाजात को किस तरीके से होना चाहिए और हुकूमत को क्या रिकमेंडेशन आप देंगे कि इस जो गलतियां हमने की उसको हम कैसे सुधार सकते हैं और कैसे सही ट्रैक पर हम चल सकते हैं? इन इलाकों को मज़ीद या PTM जैसे तहरीक मज़ीद ना पैदा हो, लोग मज़ीद बागी ना बने, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए वारसक में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर वारसक के अंदर एक कैडेट कॉलेज मैंने बनाया था जब मैं IGFC था। हुकूमत से एक पैसा नहीं आया। उसके अंदर हॉस्टल्स हैं, हर जो मेजर ट्राइब है उसके नाम पर है और वहाँ पर सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो उन कबाइल के हैं। वो जो हॉस्टल था वो हमने 2 साल में बनाया था और वो एक मिसाल है, आप जाकर देख लें उसको। जब फ्लड हुई, मैं 2010 के फ्लड की बात कर रहे हैं, तो हमने जनरल कैनी को बुलाया वहाँ पर, तो उन्होंने पता नहीं कोई 5 करोड़ रुपए बच्चों ने, छोटे बच्चों ने चेक दिया था चीफ को कि ये आपके फ्लड रिलीफ के लिए। तो ये आंसर इसका एक एजुकेशन है। दूसरा जो आंसर है वो है टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग, लोगों को स्किल सिखाएं और सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग और स्किल नहीं सिखाएं, उसको एफिलिएट करें यूरोपियन गिल्ड के साथ, ताकि जर्मनी, फ्रांस वगैरह में हमारे लोग जा सकें सर्टिफिकेट के साथ और वहाँ पर काम कर सकें। उनको ज़रूरत है स्किल लेबर की। तीसरा जो उनसे है मिनरल्स, वहाँ पर बहुत है, मैंगनीज़ बहुत है, मार्बल बहुत है और हम मार्बल को डायनामाइट करते हैं और तोड़ देते हैं और ज़ाया करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर इंडस्ट्री हमको बनानी चाहिए। फिर कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारे जितने भी फ्रूट्स और एप्पल्स हैं, एप्रिकॉट्स वगैरह, ये सड़क के ऊपर ड्राई फ्रूट के तौर पर बेचते हैं, तो ये वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए ताकि आप इसको कर सकें। एयर लिंक ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वगैरह, बाहर भी निकाल सकते हैं ये चीज़ें। और प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर जोर होना चाहिए। मैंने हिसाब लगाया था पूरा फाटा का, उस वक़्त अभी 3 गुना ज़्यादा होगा। उस वक़्त मेरा ख्याल था और उस पर लोग कहते थे कि तुम कितने पैसे कह रहे हो लगाने चाहिए, $1 बिलियन थे।
$1 बिलियन हम फाटा को बिल्कुल एक मिसाल के तौर पर खड़ा कर सकते थे। अब $3 बिलियन हो गए, लेकिन वो अगर नहीं करेंगे तो बस जैसे है वैसे ही रहेगा। थैंक यू सो मच साहब। यू वेलकम।